नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरओ एआरओ का फॉर्म निकल ही चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आरओ एआरओ परीक्षा के लिए सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं आरओ एआरओ परीक्षा 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके के प्रश्न आते हैं आरओ एआरओ परीक्षा में। और ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का, क्योंकि इससे पहले आरओ एआरओ परीक्षा 2019 में ही हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इस सेगमेंट में बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा जीएस पोर्शन, पूरा का पूरा जीएस में किस तरीके के सवाल आते हैं इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। पहला है फ्रांसीसी क्रांति के जो नारा है जिसमें है स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, ये यहाँ पे जानना चाहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन ए, भाईचारा। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये नारा है फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो है की गई थी। अच्छा, किसने की थी यहाँ पर ये पूछ रहा है बेसिकली। तो ऑप्शन है आपके सामने ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, बदरुद्दीन तैयब जी या एनी बेसेंट। तो विद्यार्थियों इसका जो जवाब है वो है ए.ओ. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियस ह्यूम ने स्थापना की थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो 1904 में जो विश्वविद्यालय अधिनियम था वो किसके समय में पारित किया गया, यानी उस समय गवर्नर कौन थे ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड रॉबर्ट्समैन। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ही वो व्यक्ति हैं जिनके समय में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। और आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय पर ही हुआ था। तो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है किसका अर्थ है अपने देश में अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में। तो हमारे देश में, अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ क्या कहलाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, स्वदेशी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से इसी तरीके का एक और सवाल है इतिहास से। जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था, यानी वे कौन से नेता थे जिन्होंने बहिष्कार को यूज किया एक पॉलिटिकल टूल की तरह। ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने जिस आंदोलन से इसकी स्टार्टिंग की वो था स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखना, स्वदेशी आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चलाया गया था। और इन्होंने इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है कि कट्टरपंथी समूह के नेता कौन कौन से थे। ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। कट्टरपंथी समूह का मतलब हो गया एक्सट्रीमिस्ट, यानी ये जो लोग हैं ये गरमपंथी हैं। आपने कांग्रेस में पढ़ा होगा नरमपंथी और गरमपंथी। और अगर आपको इतिहास में समझने में दिक्कत आती है तो ऊपर जो है आई बटन पर आपको जो है लिंक मिल जाएगा। आधुनिक भारत का पूरा कोर्स हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया है, वो भी स्टैंडर्ड स्तर से। तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सारा का सारा मॉडर्न इंडिया आप यहाँ से कवर कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है विद्यार्थियों वो है लाल, बाल और पाल। आपने सुना होगा, और इन्हीं तीनों की तिकड़ी जो है कहलाती है लाल, बाल और पाल। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया है। तो बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग इसका जवाब जानते हैं। ये दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 1914 में घरेलू शासन आंदोलन। देखिए घरेलू शासन आंदोलन हिंदी में हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन अंग्रेजी में से कहा जाता है होम रूल। ठीक है, होम रूल। तो 1914 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया ये पूछ रहा है। तो देखो होम रूल आंदोलन से तो आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही जुड़े हुए हैं।
लेकिन अगर हमें एक ही चुनना है यहाँ पर, तो आप ये पाओगे कि होम रूल लीग की स्थापना मार्च के महीने में की है, मार्च के महीने में की है बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर के महीने में की है एनी बेसेंट में। तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो फिर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब सॉरी, अगर हम इसको देखें मतलब 1914 में पूछ रहा है, क्योंकि होम रूल लीग तो 1916 में बनी है। मैं आपको जो बता रहा था मार्च और सितंबर वाला, वो 1916 के लिए है। यहाँ पर 1914 में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है एनी बेसेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि होम रूल आंदोलन से बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, और ये किस अधिवेशन में हुआ था या किस समझौते के नाम से इसको जाना जाता है, ये सवाल है। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन, अगर हम देखें डी, लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में समझौता हो गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। किसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान जवाब है इसका, सभी लोगों को पता ही होगा जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है। इसका सही जवाब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, फाउंडर अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो आगा खां ही आप इसमें याद रखें। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके एक लीडर थे, लेकिन फाउंडर में अगर आपको चुनना हो तो आगा खां है और सलीमुल्लाह खां है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट फाउंडर्स हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इसके फाउंडर नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने प्रांतों में मतलब लिखा हुआ है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार ने प्रस्तुत किया, जो प्रांतों में एक प्रकार की दोहरी सरकार थी, है ना। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, द्विशासन या द्वैध शासन इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना चैम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत की गई। आपने अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे आसानी से। आगे देखें, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के मेले पर लोग कहाँ इकट्ठे हुए थे। यानी बेसिकली 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है ये कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग, तो ऑब्वियस बात है सबको पता ही है इसका जवाब। तो वैसाखी के मेले पे जब सारे लोग इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को, वो जगह थी जलियांवाला। जैसा कि सबको पता है कि जलियांवाला बाग में ही जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें काफ़ी सारे लोग 379 लोग मारे गए थे इसमें। तो वही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, देखिए। संविधान से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम अवधि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे। यानी ये पूछ रहा है कि अगर कोई वकील हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसे कितने साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। सही जवाब होगा इसका विद्यार्थियों 10 वर्ष। 10 वर्ष का आपको न्यूनतम अनुभव होना चाहिए वकील के रूप में। अथवा एक योग्यता और है जो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो वह कितने साल तक किसी डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में काम कर चुका हो। यानी या तो वकील हो या रहा हो डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज कितने साल तक होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने साल तक डिस्ट्रिक्ट जज हो तब वह बन सकता है हाई कोर्ट का जज। आगे देखते हैं। किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थीं। तो ये तो भैया देखो, चाहे 2014 पूछे या 2021 पूछे, कोई सा भी पूछे, सबका जवाब इसका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, सबको पता है 80 लोकसभा सीटें हैं सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। खान सुरक्षा विभाग भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है। खान सुरक्षा विभाग, तो ऑप्शन है आपके पास खान मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। तो ज़्यादातर लोग हो सकता है सोच रहे हों कि भैया खान विभाग है तो खान मंत्रालय के अधीन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। खान मंत्रालय ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। ठीक है, और इसका जो सही जवाब है वो है श्रम और रोजगार मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 2018 में किस योजना के जरिए भारत में
बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। तो बहुत ही फेमस योजना थी, तो सबको पता ही होगा इसके बारे में। ये बात कर रहा है यहाँ पर आयुष्मान भारत की, जो 5 लाख तक का बीमा कवर आपको उपलब्ध करवाता है अगर आप पर आयुष्मान कार्ड है तो। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आरबीआई का अनुषंगी है? ऑप्शन है नेशनल हाउसिंग बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या एसआईडीबीआई बैंक। फिलहाल इसका सही जवाब है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस तरीके के सवाल आपको जो है देखने को मिल सकते हैं पेपर में, तो इसी को आधार बना करके आप अपनी तैयारी को करिए। फिर आपका देखिए ये करंट का सवाल है, 2019 में पेपर हुआ था ये, तो 2018 में करंट का सवाल है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, आवश्यक सूची। तो ऑप्शन है दवा, पेट्रोलियम, उर्वरक या खाद्य मशीनरी। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो है खाद्य मशीनरी। ये कोई बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पेट्रोलियम है, उर्वरक है, दवा है, ये तो कंपलसरी हैं, करीब करीब हर आदमी ही इनका इस्तेमाल करता है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो बहुत ही आसान है ये। इसका जवाब क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन है जल संरक्षण, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ बचाव, अपराध निवारण। तो ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 के टाइम पर आया है और ऑपरेशन फ्लड बहुत ही फेमस है, ये जुड़ा हुआ है दूध उत्पादन से। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, किसको माना जाता है फादर ऑपरेशन फ्लड का। चलिए आगे देखें। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये प्रश्न है आपका 21। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। ये तो सबको पता है, मेवाड़ है तो राजस्थान में ही होगा। राजस्थान में कहाँ होगा, सवाल ये है। तो इसका सही जवाब है उदयपुर। ध्यान रखना, मेवाड़ के जो महाराजा थे वो उदयपुर में ही बेसिकली शासन किया करते थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ऑप्शन है रूमटेक, नामग्याल, घूम या तवांग। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों रूमटेक मठ सिक्किम में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? ये पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी जीएस तो आपको पता होगा। सही जवाब है इसका साहित्य से जुड़ा हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? ये पूछ रहा है यहाँ पे। लखनऊ, आगरा, गोलकुंडा, फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब है इसका फतेहपुर सीकरी। अगर आप कभी फतेहपुर सीकरी गए होंगे तो आपने एक 5 मंजिला इमारत देखी होगी जिसे अकबर ने बनवाया है, इसी को कहा जाता है पंचमहल। ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये पूछ रहा है। तो आईआईटी रुड़की, ऑब्वियस बात है, रुड़की उत्तर प्रदेश में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब तो उत्तराखंड में है। बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बस हो गया यहीं से। बीएचयू है यानी बनारस में है, बनारस में है यानी उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बीएचयू की स्थापना यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष हुई? बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना हुई है 1916 में और करने वाले व्यक्ति हैं मदन मोहन मालवीय। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीएचयू। कौन भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो थोड़ा देखिए यूपी स्पेशल भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आप आरओ यूपी का ही दे रहे हो, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों इज्जतनगर, बरेली। यहाँ पर है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हैं सभी को पता ही है कि शहनाई बजाते हैं और भारत रत्न है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। चौखंडी स्तूप ये है आपका सारनाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन है बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ऑब्वियस बात है, देखो बांदा यूपी में है तो ये भी यूपी में ही होगा। फिर है सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फिर है जीबी पंत और फिर है रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो आप इसको कर पाओगे। देखो बांदा हो गया यूपी में, तो ये यूपी में ही होगा। रानी लक्ष्मीबाई भी यूपी की हैं, झांसी की, तो ये भी यूपी में होगा, है ना। अब यहाँ पर 2 बचे, तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है
गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यूपी में अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा, यूपी में एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि है नरौरा में, सबको पता है, अलीगढ़ के निकट नरौरा में यह पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम संयंत्र है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा किसके लिए फेमस है? तो मथुरा के अगर आप आसपास के हैं या कभी मथुरा से गुजरे हैं बाई ट्रेन, तो आपने ट्रेन में से रिफाइनरी को ज़रूर देखा होगा, है ना। तो ऑयल रिफाइनरी यूपी में एक ही है और वो मथुरा में ही है, ठीक है। और इसी तेल रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं की वजह से ही ताजमहल बदरंग हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से जो धुआं निकलता है वो आगरा में अम्ल वर्षा का कारण बनता है, जिससे ताजमहल बदरंग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, कौन सा शहर कांच के लिए फेमस है यूपी में? तो आप यूपी के हैं तो ये जानते ही होंगे, है ना। कांच यानी चूड़ी, और चूड़ी के लिए कौन सी जगह फेमस है भैया? फिरोजाबाद, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में है यूपी के? ऑप्शन है नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों कानपुर, ध्यान रखना, लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है। यूपी स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। आगे देखिए, 1857 का विद्रोह किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है या थोड़ा भी इतिहास पढ़ा है तो आपको ये पता ही होगा। ये शुरू हुआ था विद्यार्थियों मेरठ से, इसीलिए मेरठ को कहा जाता है क्रांति का शहर, क्रांति का शहर मेरठ। चलिए देखिए, जनगणना से भी सवाल आते हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही है? भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। लिंगानुपात न्यूनतम है, इसका सही जवाब है विद्यार्थियों पश्चिम बंगाल। वैसे तो सबसे कम हरियाणा में है, लेकिन चूंकि यहाँ हरियाणा ऑप्शन में नहीं है, आप देख पाएंगे, तो दिए गए राज्यों में ही आपको बताना पड़ेगा, और इसके लिहाज से इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। 38, दो जनगणनाओं के बीच कितना समय होता है? तो ये आपको पता ही होगा, बहुत सामान्य सी चीज़ है। दो जनगणनाओं के बीच 10 साल का अंतर होता है, इसीलिए जनगणना को कहा जाता है दशकीय जनगणना, क्योंकि ये 10 सालों के अंतर पर होती है। इसका आंसर हो जाएगा 10 साल, ठीक है। पहली जो जनगणना हुई थी, दशकीय जनगणना पहली वो हुई थी 1881 में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय पे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? यानी भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व होता है विद्यार्थियों प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसे हम बोलते हैं जनघनत्व। तो वैसे तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो है बिहार में है, लेकिन बिहार में ऑप्शन नहीं है, तो इन ऑप्शंस के आधार पर आपको जवाब देना है इसका। तो इनके लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर है केरल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है ऑटो पारिस्थितिकी, यानी पर्यावरण से भी सवाल आते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। फिर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो सूर्य ही है, सारी ऊर्जा सूर्य से ही आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो अब भूगोल से सवाल यहाँ पर शुरू होते हैं, है ना। तो वैसे तो अगर आप देखिए, अगर आपने वायुमंडल की परतों को हिंदी में पढ़ रखा है तो ये आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि हिंदी में कभी कभार आपको नहीं मिलते हैं। वैसे तो अगर आपको हिंदी में पता है तो आपको पता होगा वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, लेकिन क्षोभ मंडल तो लिखा नहीं है कहीं, ये तो अंग्रेजी में लिखा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अंग्रेजी में ही पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इसका जो सही जवाब है, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43, प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से
अलग होती है। तो इस ये जो पूरा लाइन लिखी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं एक लाइन में, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है विस्थानिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्राणियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? यानी अगर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तब जो जीवों की संख्या बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, ये सवाल है। तो अगर नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें हैं और आबादी बढ़ रही है तो हम इसे जैविक क्षमता बोलेंगे, है ना। आगे देखें 45वां, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मांसाहारी है? मतलब इन निम्न में से कौन सा एक मांसाहारी है ये पूछ रहा है। तो जिराफ, हिरन, हाथी। तो ये तो कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, जिराफ तो कभी मांस खाते देखा नहीं होगा, ना ही हिरन ना ही हाथी। तो एक ही बचता है, वो है डॉल्फिन, जिसे हम भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर चुके हैं, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो देखिए कौन सा शहरीकरण का एक कारक नहीं है? ऑप्शन शिक्षा, खेती, औद्योगिकरण या आर्थिक कारण। मतलब किसकी वजह से शहरीकरण नहीं है ये बताइए। ये है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। तो ऑब्वियस बात है, शिक्षा होगी तो शहरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा तब भी शहरीकरण बढ़ेगा, और आपके पास रुपया पैसा होगा तो सुविधाएं आप लेकर के आएंगे, और सुविधाएं शहरों में ही होती हैं ज़्यादातर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेती, ध्यान रखना। आगे देखिए 47, कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? मतलब शहरीकरण अगर हो रहा है तो उससे पर्यावरण पर क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, शहर होगा तो वाहन होंगे, वायु प्रदूषण होगा, शहर होगा आबादी होगी, कचरा भी बढ़ेगा, और शहर होगा तो आबादी बढ़ेगी, ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा, पेड़ कटेंगे, बाढ़ आएगी। लेकिन शहर होने से अपराध जब बढ़ेंगे, अपराध भी बढ़ेंगे, लेकिन अपराध बढ़ने से पर्यावरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराध। महानगरीय शहर का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या सब होगा इसका सही जवाब। चलिए, इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर होता है। ठीक है, एक महानगर जो होता है उसमें बहुत सारी संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49, पाक जलडमरू किसके बीच में है? जियोग्राफी का कोर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, और सबको इसका आंसर पता है जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। सही जवाब है इसका भारत और श्रीलंका। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 50, बुसान बंदरगाह कहाँ पर है? बुसान बंदरगाह है विद्यार्थियों साउथ कोरिया में। तो ये हमने देखिए यहाँ पर जो है 50 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। वीडियो अगर मैं देखिए सारा इसको करवाऊंगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगर इस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट यानी आगे के जो प्रश्न हैं उनको भी मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं आए, या अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके के एग्ज़ाम में आपका पेपर आएगा और आपको किन किन विषयों पर पढ़ाई करनी चाहिए। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।